मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का रेडियंट फ्यूचर जॉब में स्वागत है। दोस्तों, हम आज आप लोग के लिए एंशियंट हिस्ट्री की क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे कि प्राग इतिहास क्या है या किसे कहते हैं। जिस काल के मनुष्यों के जीवन की जानकारी का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, उसे प्राग इतिहास या प्रागैतिहास कहा जाता है। दोस्तों, हम यहाँ ये चीज़ जानने आए हैं कि जब जब मनुष्यों का विकास धीरे धीरे हो रहा था, तो उस समय कोई लिखित साक्ष्य हमें नहीं प्राप्त हुआ था, तो उसी को ही हम बोलते प्राग इतिहास या प्रागैतिहासिक काल। प्राग इतिहास के औजारों के प्रकृति के आधार पर निम्न को प्रमुख भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर दोस्तों? औजारों की प्रकृति के आधार पर। तो आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि औजारों की प्रकृति के आधार पर प्राग इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो हम आइए जानते हैं। पहला होता है पूरा पाषाण काल, दूसरा होता है मध्य पाषाण काल और तीसरा होता है नवपाषाण काल। अब हम जानते हैं कि पूरा पाषाण काल में क्या क्या चीज़ें हमें मिलती है। हम कैसे जानते हैं कि ये पूरा पाषाण काल है? पूरा पाषाण काल में मानव जीविकोपार्जन के लिए शिकार और खाद्य संग्रह पर निर्भर था। किस पर निर्भर था दोस्तों? शिकार और खाद्य संग्रह पर। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शिकार और खाद्य संग्रह पर कौन सा पाषाण काल निर्भर था, तो आप उसका उत्तर देंगे पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में मानव जीविकोपार्जन के लिए शिकार और खाद्य संग्रह पर निर्भर था। मध्य पाषाण काल आते आते क्या हो गया? मध्य पाषाण काल के छोटे औजारों को माइक्रोलिथ कहा जाता था। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि छोटे औजार, माइक्रोलिथ का मतलब ही होता है छोटे। माइक्रो का मतलब ही होता है कि छोटा। तो मध्य पाषाण काल के छोटे औजारों को माइक्रोलिथ कहा जाता था। फिर आते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में आग की खोज और पहिए का आविष्कार हुआ। पूछता है क्वेश्चन कि आग की खोज और पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो हम आंसर देंगे नवपाषाण काल। इस समय की प्रमुख विशेषता खाद्य उत्पादन, पशुओं के उपयोग की जानकारी तथा स्थिर ग्राम्य जीवन का विकास था। जब लोग नवपाषाण काल में आते हैं तो खाद्य उत्पादन करने लगते हैं। इसका मतलब है कि कृषि के कार्यों में लग जाते हैं और पशुओं के उपयोग की जानकारी, कि पशु हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, इसकी जानकारी भी इन्हें हो जाती है। तथा स्थिर ग्राम्य जीवन, अब ये लोग जो पहले घुमंतु जीवन जीते थे उसकी जगह अब एक स्थिर जीवन जीने लगे हैं। अब एक आता ताम्र पाषाण काल, जिसको बोलते हैं ब्रॉन्ज एज। ताम्र पाषाण काल में जिस काल में पत्थरों के साथ साथ तांबे के औजार अथवा हथियार बनाए जाने लगे, उसे ताम्र पाषाण काल कहा जाता था। यहाँ पर पत्थरों के साथ साथ तांबे के हथियार बनाए जाते थे, तांबे के औजार या हथियार बनाए जाते थे, इसलिए इसे ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। ऐसे ही नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर तांबे की उपयोगिता के बारे में इन्हें समझ हो गई थी। अब आते हैं हम मेहरगढ़ से क्या प्राप्त होता है। मेहरगढ़ प्रसिद्ध नवपाषाणकालीन स्थल है। नवपाषाणकालीन स्थल है ये। जो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि नवपाषाणकालीन स्थल कौन सा है, तो उसका आंसर देंगे मेहरगढ़, जहाँ 7000 ईसा पूर्व में कृषि कार्य का साक्ष्य हुआ है। यहाँ से गेहूं तथा जौ की खेती के प्रमाण मिले हैं। मनुष्य के साथ कुत्ते, भेड़िए तथा जंगली बकरे के समाधान भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कभी कभी पूछता है कि मानव के साथ कुत्ते, भेड़िए, जंगली बकरों के समाधान कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो हम बताएंगे कि मेहरगढ़ से। मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्तों को पालतू बनाया था। पूछता है कि सर्वप्रथम मनुष्य ने किस जानवर को पालतू बनाया था, तो उसका आंसर होगा कि कुत्तों को पालतू बनाया था। मानव द्वारा बनाया जाने वाला पहला हथियार क्या था? कुल्हाड़ी था। मानव ने सबसे पहले जो हथियार बनाया था वो कुल्हाड़ी था। उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित
बेलन घाटी में स्थित कोल्डिहवा नामक स्थान से चावल की कृषि का साक्ष्य मिला है। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का उपयोग किया है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ये इम्पोर्टेंट है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग आरंभ किया, तो आप बताएंगे कि तांबे धातु का आविष्कार किया। नमस्कार।